हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। जो जैव विविधता है, बायो मीन्स लाइफ या फिर लिविंग, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है उनका फैलाव। इसका मतलब है जो लिविंग बींग्स हैं वो कितने ज़्यादा वर्सेटाइल हैं, कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं। तो विभिन्न स्थानों पर जीव जातियों का फैलाव ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जब हम पढ़ते हैं तो जैव विविधता में सभी आ जाते हैं। यहाँ पर माइक्रोब्स भी आ जाते हैं, एनिमल किंगडम भी आ जाता है, प्लांट किंगडम भी आ जाता है, फंजाई भी आ जाता है। तो आपको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से सबसे पहले मोनरा था, फिर उससे ज़्यादा डेवलप क्या था, प्रोटिस्टा था, फिर एनिमेलिया था, प्लांटी था और फंजाई था। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये जितनी भी जीव जातियाँ हैं इनकी स्प्रेडिंग कितनी है, किस हिसाब से इनका फैलाव है, पूरे वर्ल्ड के जो बायोडाइवर्सिटाइल जोन हैं उसमें कहाँ कहाँ पर जीव जातियाँ फैली हुई हैं, और स्पेशली इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटाइल जोन हैं, हमको उनके बारे में सिस्टमेटिक पढ़ना है। तो जैव विविधता के बारे में सबसे पहले जो स्टडी दी थी वो दी थी यहाँ पर WG रोजन ने, द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज क्वाइंड। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी की। तो अकॉर्डिंग टू WG रोजन इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, द रिचनेस इन वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, द रिचनेस इन वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द किसकी, स्पीशीज की, जो रिचनेस है और वैरायटी वेरिएबिलिटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ the species of all living organism, all living organism, ठीक है, in a particular habitat, किसी स्थान पर, यहाँ पर, या in a given habitat, in a given habitat known as biodiversity। ठीक है, द रिचनेस इन वैरायटी, विभिन्नताएं, और वेरिएबिलिटी जो उनमें यहाँ पर क्या है, वेरिएबल चेंजेस हैं, ऑफ द स्पीशीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी किसमें, जीवों में, इन ए गिवन हैबिटेट, निश्चित स्थान पर, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के बाद हम आते हैं कि डेफिनेशन के बाद कि जो वर्ड बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलराइज किया एडवर्ड विल्सन ने। द वर्ड biodiversity is popularized by एडवर्ड विल्सन। ठीक है, अब क्या होगा, एक और इसकी डेफिनेशन है कि द IUCN के अनुसार टोटलिटी ऑफ जीन, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, अकॉर्डिंग टू IUCN, all the genes जितने भी जीन्स हैं, ये IUCN आप जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑल द जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, ऑल द जीन्स, स्पीशीज एंड ecosystem in a given habitat is known as biodiversity। अब वास्तव में जो बायोडाइवर्सिटी है वो 3 लेवल्स की है। तो जो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, हम किस टॉपिक पे आते हैं, द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
कि कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पर। तो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक है यहाँ पर जेनेटिक लेवल, दूसरा है यहाँ पर स्पेसिफिक लेवल या स्पीशीज लेवल, तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल, और तीसरा है यहाँ पर इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक लेवल है, स्पीशीज लेवल और इकोलॉजिकल लेवल। हम तीनों की स्टडी एक एक करके करेंगे सिस्टमेटिक में। पहले हम आते हैं किसमें? जेनेटिक लेवल में, आनुवंशिक आधार पर। इट इज आल्सो कॉल्ड द सब स्पीशीज लेवल। इट इज द सब स्पीशीज लेवल। ठीक है, जो जेनेटिक लेवल है उसे वास्तव में सब स्पीशीज लेवल भी कहते हैं यहाँ पर, और बायोलॉजी लेवल। और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज होती हैं बेलो द स्पीशीज लेवल, बेलो द स्पीशीज लेवल। एग्जाम्पल, देयर आर thousands variety, thousands strains of rice, ठीक है, 1000 variety of mango approximate। जो 1000 strains है राइस के, ठीक है, 1000 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं मैंगो की, ये सब इसी में आते हैं। और इसमें क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल वेरिएशन। देयर आर वेरिएशंस इन केमिकल लेवल इन मेडिसिनल प्लांट वैरायटीज़। जो मेडिसिनल प्लांट की वैरायटीज़ होती हैं उसमें केमिकल के वेरिएशन इन केमिकल लेवल, इसमें वेरिएशन केमिकल लेवल में हो सकता है। इस तरह की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो जेनेटिक लेवल की होती है, जो इस सब स्पीशीज लेवल भी इसे कहते हैं यहाँ पर, और स्पीशीज लेवल के नीचे की होती है, जाति के स्तर के नीचे की। और ये रॉ मटेरियल होता है फॉर द स्पेसिएशन। दिस टाइप ऑफ it is raw material for speciation। जैव विकास के लिए रॉ मटेरियल का कार्य करता है, ठीक है, स्पेसिएशन। हम आते हैं दूसरा, कौन से लेवल में? स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। स्पीशीज लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जाति स्तर की, जाति स्तर। ठीक, अब जो स्पीशीज वर्ड दिया था, व्हाट इज स्पीशीज, आपको पता है यहाँ पर जाति शब्द किसने? स्पीशीज वर्ड यूज्ड बाय मायर। ठीक है, एक ही जाति के सदस्यों में जो बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है वो यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी है। इसको बेसिक लेवल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। और ये क्या होता है? नंबर सी, पर यूनिट एरिया। इट इज आल्सो कॉल्ड द बेसिक लेवल डाइवर्सिटी। बेसिक लेवल डाइवर्सिटी। क्यों बेसिक लेवल कहते हैं? क्योंकि आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसमें सबसे ऊपर क्या है? यहाँ पर किंगडम, और सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या है? यहाँ पर स्पीशीज। आप देखते हैं सबसे ऊपर हम यहाँ पर किंगडम पढ़ते हैं, किंगडम। फिर उसके बाद क्या होता है? फाइलम। फिर फाइलम के बाद क्या होता है? क्लास। क्लास के बाद क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली। फैमिली के बाद क्या आता है? जीनस। और जीनस के बाद क्या आता है?
स्पीशीज़। तो सबसे लोअर लेवल है, इसलिए इसको बेसिक लेवल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है इस डाइवर्सिटी में, द नंबर ऑफ स्पीशीज़ पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पीशीज़ लेवल डाइवर्सिटी। और इसके अलावा यहाँ पर जो थर्ड टाइप, ग्रेटर द स्पीशीज़ रिचनेस होता है, ग्रेटर द डाइवर्सिटी। तो जितनी स्पीशीज़ रिचनेस होगी वहाँ पर ग्रेटर द स्पीशीज़ रिचनेस, greater will be biodiversity। जितनी स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी उतनी ही यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तीसरे पार्ट में हम आते हैं यहाँ पर इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें आते हैं इकोलॉजिकल लेवल। दिस इज द इकोलॉजिकल लेवल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब क्या है इकोलॉजिकल लेवल बायोडाइवर्सिटी? यहाँ पर इकोलॉजी तो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो कम्युनिटी लेवल की बायोडाइवर्सिटी होती है, कम्युनिटी एट बायोडाइवर्सिटी एट कम्युनिटी लेवल। जो कम्युनिटी लेवल की बायोडाइवर्सिटी है उसे इकोलॉजिकल लेवल कहते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। इट इज़ ऑफ कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एज वेल एज गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और गामा। तो हम सबसे पहले किस में आते हैं? यहाँ पर अल्फा डाइवर्सिटी में आते हैं। दिस इज द अल्फा डाइवर्सिटी। अब देखिए, जो 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी थी, अल्फा, बीटा और गामा, तो उसमें जो अल्फा डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम कम्युनिटी, दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन सेम कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी के सदस्यों में या ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डाइवर्सिटी है वो क्या कहलाती है? अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है यहाँ पर। और जो डाइवर्सिटी है वो बीटा क्या होगी? व्हाट डू मीन बाय बीटा डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कम्युनिटीज। अलग अलग कम्युनिटी के सदस्यों के बीच में जो डाइवर्सिटी है, दैट इज कॉल्ड द बीटा डाइवर्सिटी। तो आप देख रहे हैं, अगर एक ही समुदाय के सदस्यों के बीच में जो डाइवर्सिटी है वो क्या है? अल्फा। अगर अलग अलग समुदाय के सदस्यों में है तो क्या है यहाँ पर? बीटा डाइवर्सिटी। और गामा क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द इंटायर ज्योग्राफिकल एरिया, गामा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर इंटायर ज्योग्राफिकल एरिया पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स के बीच की डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो कवरिंग इकोसिस्टम हैबिटेट्स, कवरिंग सेवरल इकोसिस्टम्स
या हैबिटेट। तो जो गामा डाइवर्सिटी है वो पूरे इंटायर ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत सारे इकोसिस्टम को कवर करती है या हैबिटेट को कवर करती है। उसमें जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में बिखराव है वो कहलाता है गामा डाइवर्सिटी। ये मोर स्टेबल होती है एंड इट इज मोर प्रोडक्टिव। दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज मोर स्टेबल एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स ऑफ गामा डाइवर्सिटी। जो कोरल रीफ होते हैं, ठीक है ना, मूंगे की चट्टानें जिसे हम कहते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज देख सकते हैं आप यहाँ पर। कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज इन कोरल रीफ ऑफ अंडमान एंड कोरल रीफ ऑफ, एक तो यहाँ पर अंडमान में जो कंपोजिशन है कोरल रीफ में वो देख लें, एंड गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। ये यहाँ पर गामा डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल है। अब हम बायोडाइवर्सिटी में 3 लेवल पढ़ने के बाद आते हैं हम यहाँ पर कि नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ अर्थ। अर्थ में वास्तव में कितनी स्पीशीज हैं पृथ्वी पर। ठीक है, सामान्य जानकारी तो हमको है कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा माना जाता है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा 1.5, ठीक है, मिलियन। ऐसा अंदाज है कि लगभग यहाँ पर 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं यहाँ पर। किसकी? मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ बाई IUCN रिकॉर्ड। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज नामक जो संस्था है उसके रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 1.5 मिलियन माने 15 लाख स्पीशीज यहाँ पर अर्थ पर हैं। और इनमें से आउट ऑफ 1.5 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 70% आर एनिमल्स। 70% इनमें से क्या है? एनिमल्स हैं। ठीक है, फिर आउट ऑफ 70% एनिमल्स, जो यहाँ पर 70% एनिमल्स हैं, अगर उसमें भी आप क्राइटेरिया देखें यहाँ पर कि एनिमल्स में, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 70% आर इंसेक्ट्स। ये जो 70% एनिमल हैं, देखिए यहाँ पर टोटल 15 लाख हैं। कितनी? 15 लाख स्पीशीज। ठीक, इन 15 लाख में यहाँ पर 70% एनिमल हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर 15 7 105 अप्रॉक्सीमेटली 10.5 लाख क्या हैं? एनिमल्स हैं। और कितना बचा यहाँ पर? 4.5 लाख अप्रॉक्सीमेट ये भी है प्लांट स्पीशीज। ठीक, ये एनिमल स्पीशीज हैं। अब इसमें भी इसका एनिमल का
70% इंसेक्ट हैं। तो इसका फिर से आप 70% निकाल दीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कितना आ जाएगा 7.2 लाख। ठीक, क्या है इंसेक्ट्स, और बाकी जो बचे हैं यहाँ पर कितना बच गया होगा, आप 70% ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बच गया 3.3 लाख अप्रॉक्सीमेट। ये भी अप्रॉक्सीमेट है। अदर स्पीशीज, अदर एनिमल स्पीशीज। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या है, इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट्स के बाद जो रह जाते हैं यहाँ पर वो आउट ऑफ एम्फीबियंस में अगर आप देखें, ये जो एनिमल स्पीशीज हैं इन वर्टिब्रेट्स, अगर यहाँ पर किस में देखते हैं, वर्टिब्रेट्स में देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या फिशेस की है, फिशेस के बाद बर्ड्स की है, फिर रेप्टाइल्स की। द फिश स्पीशीज इज ग्रेटर देन बर्ड्स स्पीशीज इज ग्रेटर देन, ठीक है, रेप्टाइल्स। फिश की संख्या सबसे ज़्यादा है फिश स्पीशीज की, फिर यहाँ पर बर्ड्स की संख्या ज़्यादा है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की संख्या ज़्यादा है। फिर अगर हम प्लांट्स में आ जाते हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स तो फंजाई की संख्या ज़्यादा है, फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म ज़्यादा है, और एंजियोस्पर्म के बाद किसकी, एल्गी की संख्या ज़्यादा है, एंजियोस्पर्म्स। किसकी, एल्गी। ये अप्रॉक्सीमेटली आंकड़ा है नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ में कि पृथ्वी पर इतनी संख्या यहाँ पर पाई जा रही है। और ये जो यहाँ पर बाय रॉबर्ट मेयर, बाय रॉबर्ट मे, ये जो आंकड़ा दिया है किसने दिया है, रॉबर्ट मे नामक साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज किया है कि इतने एनिमल और प्लांट की स्पीशीज अर्थ पर पाई जा रही है, और इस स्पीशीज़ में अभी तक यहाँ पर 22% जो है रिपोर्ट किए गए हैं, बाकी अभी क्या होना है, ग्लोबल स्पीशीज काउंट इज 7 मिलियन। जो यहाँ पर ग्लोबल स्पीशीज काउंट माना गया है कि ये लगभग यहाँ पर कितना है, 7 मिलियन है यहाँ पर। और ये जो संख्या है इसमें इन विच 22% are discovered and rest undiscovered। और वो जो मैंने आपको बताई 1.5 मिलियन वो डिस्कवर हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि हमारा इंडिया इस बायोडाइवर्सिटाइल जोन में कहाँ आता है। नंबर ऑफ स्पीशीज इन इंडिया। वास्तव में भारतवर्ष में यहाँ पर कितनी स्पीशीज हैं, तो यहाँ पर 2.4% एरिया है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज कितना है यहाँ पर 2.4%। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का, ठीक है, केवल 2.4%, अप्रॉक्सीमेटली 1/40 ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया। बट अप्रॉक्सीमेटली 8.1%, कितना
8.1% जो जातियां हैं ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी वो पाई जाती हैं, परसेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड इट इज द वर्ल्ड मोस्ट बायो डाइवर्सिटाइल जोन। ठीक है, इंडिया में इतना कम लैंड एरिया होने के बाद भी लगभग 8.1% स्पीशीज़ पाई जाती हैं। बहुत बड़ी संख्या है स्पीशीज़ की, कि कुल पूरे विश्व की लगभग 1/12 स्पीशी इंडिया पाई जा रही हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड का मोस्ट बायोडाइवर्सिटाइल जोन माना जाता है। अब इंडिया में जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, तो 8.1%, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एनिमल और प्लांट्स का अगर डिस्क्रिप्शन देख लें तो इंडिया में 90,000 स्पीशीज़ यहाँ पर एनिमल्स की हैं इन इंडिया, अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 45,000 स्पीशीज़ बिलोंग्स टू प्लांट। 90,000 जातियाँ एनिमल की और 45,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की पाई जाती हैं। और यहाँ पर अभी बहुत सारी जातियाँ खोजी जानी हैं एंड प्लांट डिस्कवर्ड एंड लॉट ऑफ स्पीशीज़ आर अनडिस्कवर्ड, अभी नहीं खोजी गई बहुत सारी जातियाँ। अब क्या होगा यहाँ पर, इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 12 बायो डाइवर्सिटाइल जोन आप प्रेजेंट, कि भारतवर्ष में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटाइल जोन जो हैं यहाँ पर कितना है, 12 क्षेत्रों में बांटा गया है। मेजर बायोडाइवर्सिटाइल जोन ऑफ जोन आर प्रेजेंट। इतने जोन बनाए गए हैं पूरे इंडिया में, तो इंडिया का जो मैप है उसके हिसाब से इतनी सारी स्पीशीज़ यहाँ पर हैं और मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ क्या होती जा रही हैं, नष्ट हो जा रही हैं। तो यहाँ पर हम जो बायोडाइवर्सिटाइल जोन है इंडिया का वो हम बना रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से इंडिया को 12 बायोडाइवर्सिटाइल या मेगा बायोडाइवर्सिटाइल जोन में डिवाइड किया गया है और उसके डिवाइडेशन के बाद किस तरह से यहाँ पर एनिमल और प्लांट्स की जो कैटेगरी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे का ये पार्ट है, इसको हम यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ले आए हैं। ठीक है, इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली पार्ट को इसको कंट्रीब्यूट किया गया है। एक पार्ट ये है यहाँ का, ठीक है, ऐसा
दूसरा पार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर ये पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है यहाँ पर, ऐसा 1 2 3, ठीक है। फोर, 5 6 7 8, ठीक। फिर इसके बाद 9, और ये जो पार्ट है ये कोष्ठक ये 10, ठीक। तो 12 बायोटाइल जोन में जो मेजर डाइवर्सिटाइल जोन है वो केवल कितने हैं, 10 हैं। तो 12 तो हैं लेकिन मेन रूप से कितने, 10 हैं। तो यहाँ पर ये जो बायोडाइवर्सिटाइल जोन है मैं उन सब का एक एक करके इधर पर लेबलिंग कर दे रहा हूँ। तो आप देखिए नामांकन के बाद जो पहला वाला पार्ट है वो पहला वाला पार्ट है यहाँ पर ट्रांस हिमालयन जोन। दिस इज द ट्रांस हिमालयन जोन। आप देख रहे हैं ऊपर का जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है वो ट्रांस हिमालयन जोन है, और जो हमारा ट्रांस हिमालयन जोन है यहाँ पर उसमें स्नो लेपर्ड है, तिबेतियन वोल्फ है, ब्लैक नेक क्रेन है, कंटेन्स स्नो लेपर्ड, ब्लैक हेडेड, ब्लैक नेड क्रेन। देखिए एनिमल और प्लांट्स दोनों के बारे में लिख रहे हैं कि यहाँ क्या 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 पाया जाता है। फिर इसके बाद क्रेन है, एल्पाइन फॉरेस्ट है, एल्पाइन फॉरेस्ट, ये वाला पार्ट, ठीक। ये जो हमारा सेकेंड पार्ट, कौन सा नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। ट्रांस हिमालयन जोन कहाँ पाया जाता है, ऊपर पाया जा रहा है हमारा जम्मू कश्मीर रेंज में। दूसरा जो हमारा हिमालयन जोन है यहाँ पर लद्दाख उत्तराखंड वाला, दिस इज द हिमालयन जोन। यहाँ पर क्या क्या आता है, लद्दाख और उत्तराखंड, लद्दाख और उत्तराखंड आता है। तो आप देखें कि हमारे जो हिमालयन जोन में है उसमें यहाँ पर रेड पांडा है, एंटीलोप है, साल शीशम वगैरह हैं। रेड पांडा, एंटीलोप, साल, शीशम एटसेट्रा, इस तरह के प्लांट्स यहाँ पर कहाँ पाए जा रहे हैं, हिमालयन जोन में पाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद हिमालयन जोन के बाद आते हैं हम थर्ड वाले में, गैंगटिक प्लेन में। दिस इज द गैंगटिक प्लेन, ये दिस इज द गैंगटिक, गंगा नदी का पठार जो है गैंगटिक प्लेन, बड़ा पार्ट है गंगा नदी का, ठीक। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि जो एनिमल्स हैं यहाँ पर वो राइनो है, एलिफेंट है, बफेलो है, और जो प्लांट है वो शीशम महुआ है। एलिफेंट, राइनोसेरोस, बफेलो, फिर इसके बाद महुआ, ये प्लांट्स में है, शीशम एटसेट्रा। These are the plants present the Gangetic plain। फिर इसके बाद हम आते हैं फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडियन डिज़र्ट है। जो इंडियन डिज़र्ट है इस वाले पार्ट में, दिस इज द फोर्थ पार्ट, इंडियन डिज़र्ट। अब इंडियन डिज़र्ट रेगिस्तान पार्ट है तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, एकेसिया ज़ाइफस है, चिंकारा और वोल्फ है।
चिंकारा, वोल्फ। प्लांट में पाया जाएगा एकेशिया, जिजाइफस बेर जिसको कहते हैं। एकेशिया किसकी वैरायटी है? यहाँ पर बबूल की वैरायटी है। तो डिजर्ट क्षेत्र में इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। दिख रहा ना आपको यहाँ तक? ठीक है। फिर हम आते हैं 5th पार्ट में। आप देख रहे हैं यहाँ का जो 5वां पार्ट है सेमी एरिड जोन है। ये 5वां नंबर कौन सा पार्ट है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज द सेमी एरिड जोन। मतलब यहाँ पर शुष्क कंडीशन तो रहती है, लेकिन यहाँ पर इंडियन डिजर्ट की तरह शुष्क कंडीशन नहीं है। तो ये मोस्ट प्रोड्यूसिंग लैंड है। ग्रासेस हर पाई जाती हैं, ग्रासेस। तो पहले हम यहाँ पर एनिमल लिख दें कि सिमिलरिटी में कौन कौन से एनिमल आते हैं। तो चीता है, जैकाल है, लॉयन है, लॉयन, चीता, जैकाल, ये तो हो गए एनिमल। एनिमल के अलावा जो प्लांट्स हैं यहाँ पर वो मोस्ट प्रोड्यूसिंग लैंड है, उसमें आती है ग्रासेस, हर्ब। और ये क्या है? यहाँ पर मोस्ट प्रोड्यूसिंग लैंड है, मोस्ट प्रोड्यूसिंग लैंड। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर दिख रहा है? ओके। फिर हम आते हैं किस पार्ट में? 6th पार्ट में। ये जो 6th पार्ट है यहाँ पर, ये डक्कन प्लेटू है, ये नाम, दिस इज द डक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, दक्कन प्लेटू। अब जो दक्कन का पठार है इसमें बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। और दक्कन के पठार में जो यहाँ पर एनिमल है वो सांभर, नीलगाय, ठीक, सांभर, नीलगाय। तो ये तो दक्कन के प्लेटू में एनिमल हो गए, सांभर और नीलगाय। जो हमारे प्लांट्स में आते हैं वो टीक, साल, एकेशिया आते हैं। टीक, साल, एकेशिया एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ वाले भी वन होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर इसके बाद हम आते हैं 7th कैटेगरी में। ये देख रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। क्या नाम है इनका? वेस्टर्न घाट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स क्यों है? यहाँ पर ये हॉट स्पॉट भी है हमारा, इसलिए हॉट स्पॉट है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। हॉट स्पॉट क्या होते हैं? हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में स्पीशीज़ होती हैं, एंडेमिक होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा किसमें होती हैं? डेंजर में होती हैं, बहुत तेज़ी से नष्ट हो रही होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड द हॉट स्पॉट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पर। और क्या? स्लॉथ बियर हैं, टॉर्टोइज हैं, टाइगर हैं, स्लॉथ बियर, टॉर्टोइज, टाइगर, ठीक। एंड अगर आप प्लांट्स में देखें तो यहाँ पर एनिमल्स में, वेस्टर्न घाट्स में, प्लांट्स में अगर आप देखें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टी, कॉफ़ी, कार्डमन वगैरह होता है, एंड टी, कॉफ़ी, कार्डमन, इलायची, ठीक है। इस तरह के स्पाइसेस भी यहाँ पर उगते हैं और स्टिमुलेंट्स भी उगते हैं टी, कॉफ़ी के। फिर हम आते हैं यहाँ पर 8th नंबर में। आप देखिए यहाँ पर ये 7th नंबर है, उसके बाद 8th नंबर यहाँ पर ले गए हम। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट है। तो 8th नंबर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसमें 7 सिस्टर्स वाला एरिया आता है। और 7 सिस्टर्स के अलावा यहाँ पर जो हमारा मेन पार्ट है तो उसे नॉर्थ ईस्ट हॉट स्पॉट एंड ट्रांजिशन जोन कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ये भी हॉट स्पॉट है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी भी हैं और बहुत तेज़ी से एनिमल और प्लांट्स क्या है? डेंजर में हैं, नष्ट भी हो रहे हैं। और यहाँ पर राइनोसेरॉस, पिग्मी हॉग पाया जाता है, ग्रासलैंड होती है। राइनोसेरॉस, पिग्मी हॉग एंड
ग्रासलैंड्स, घास के मैदान हैं बड़े बड़े, ग्रासलैंड। ठीक, फिर हम आते हैं 9th में, ये आइसलैंड्स हैं। ठीक है, हमारे कहाँ पर, यहाँ पर ये नॉर्थ और ये ईस्ट है, और ये क्या है, यहाँ पर नीचे का पार्ट साउथ है। तो इसके बीच में यहाँ पर जो वो है हमारे कोस्टल एरियाज़ के बगल में आइसलैंड्स हैं, वो एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। अंडमान पिग पाया जाता है, अंडमान पिग। ठीक, अब अंडमान पिग के अलावा अगर यहाँ पर प्लांट्स देखा जाए कि कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, तो प्लांट की कंडीशन में यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन, एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट। और लास्ट का जो 10th पार्ट है, ये दिस इज द कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया है पूरे, यहाँ पर कहाँ ले गया है, ईस्ट टू साउथ नीचे तक। तो यहाँ पर मैंग्रोव्स, डॉल्फिन और क्रोकोडाइल है, इसका कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया ये वाला पार्ट, ये ठीक है। 8th ये वाला पार्ट है, ठीक। 9th कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है इस जगह पर। 7th कौन सा पार्ट है, ये जो वेस्टर्न घाट हैं ये यहाँ शो किए गए हैं। ये 6 नंबर का यहाँ शो किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ में मैंग्रोव्स होते हैं। और मैंग्रोव्स के अलावा अगर आप यहाँ पर एनिमल की कैटेगरी देखें कि कौन सा एनिमल, तो डॉल्फिन और क्रोकोडाइल पाए जाते हैं और मैंग्रोव्स होते हैं। डॉल्फिन, क्रोकोडाइल एंड मैंग्रोव्स। मैंग्रोव आप जानते हैं ना, दलदले स्थान में जो उगने वाले पौधे होते हैं, उसमें राइजोफोरा सोनेरेशिया, जिसकी जड़ें कहाँ जाती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नहीं होती, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती है। जड़ें नीचे से निकल के ऊपर की तरफ निकल आती हैं दलदले स्थान में। उसमें एग्जाम्पल है राइजोफोरा सोनेरेशिया। तो आप देख रहे हैं कि 10 मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन जो हैं, उसमें पहला ट्रांस हिमालयन जोन है, उसमें स्नो लेपर्ड है, ब्लैक नेक क्रेन है, अल्पाइन फॉरेस्ट है। उसके बाद जो हिमालयन जोन है वो ये है, यहाँ पर ये नेपाल के साइड बॉर्डर में पूरा फैला हुआ है। लद्दाख उत्तराखंड में रेड पांडा यहाँ पाया जाता है, एंटीलॉप पाया जाता है, साल शीशम पाए जाते हैं। गैंगेटिक प्लेन ये है उसके नीचे की, गंगा नदी का जो पठार है, इसी में एलिफेंट, राइनोसर, बफेलो, महुआ, शीशम ये सब उगते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इंडियन डिज़र्ट में। इंडियन डिज़र्ट आपको पता है, थार डिज़र्ट सबको, ठीक है। सिंकारा है, वोल्फ है, कैशिया है, ज़ाइफस है, इस तरह के मछली पौधे पाए जाते हैं। फिर हम आते हैं सेमी एरिड जोन में। यहाँ पर जो है इस डिज़र्ट की तुलना में कम हीट होती है, कम गर्मी होती है। लोइन, चीता, जैकॉल के साथ साथ ग्रासेस, हर्ब ऑलमोस्ट प्रोड्यूसिंग लैंड कहलाती है। फिर हम आते हैं किस पार्ट में, यहाँ पर दक्कन प्लेटू में लार्जेस्ट पार्ट है, डाइवर्सिटाइल जोन है। और इसमें क्या पाया जाता है, सांभर, नीलगाय, टीक, साल, एकेशिया, इस तरह के डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स ये हैं, ये हॉट स्पॉट है। स्लॉथ बियर है, टॉर्टोइज है, टाइगर है, टी कॉफ़ी, कार्डामन यहीं पर उगते हैं। फिर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं, 7 सिस्टर्स को कहते हैं। ट्रांजिशन जोन भी है, बेलो लो एंड हाई एल्टीट्यूड के बीच का है। हॉट स्पॉट है, राइनोसेरोस, पिग्मी हॉक, ग्रासलैंड्स ये सब यहाँ पाई जाती हैं। फिर आइसलैंड्स एरिया आप जानते हैं, में अंडमान में पिग पाया जाता है, और क्या है, एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। और इसके बाद आप आते हैं कोस्टल एरियाज़ में। तो जो कोस्टल एरिया है उस समुद्र तट के किनारे का भाग कहलाता है कोस्टल एरिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डॉल्फिन पाई जाती है, क्रोकोडाइल पाया जाता है, मैंग्रोव पाया जाता है। ये इंडिया का बायोडाइवर्सिटाइल जोन है कि इतने कम एरिया, वर्ल्ड का केवल 2.4% भाग होते हुए पर भी कैसे अप्रॉक्सीमेटली 81% स्पीशीज़ को इंडिया कवर रखता है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में बायोडाइवर्सिटी जोन में इंडिया को रखा गया है। ठीक है, ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद बायोडाइवर्सिटी में कि कितने यहाँ पर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न है वो कैसे आप देखेंगे कि कहाँ पर इनकी संख्या कम है, स्पीशीज़ की कहाँ पर संख्या ज़्यादा है। तो हम आते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर दो तरह का पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का यहाँ, ठीक है। तो चेंज ऑफ एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, इट वेरीज with change in altitude and latitude, altitude and latitude दोनों चीज़ें आप जानते हैं। एल्टीट्यूड माने हाइट और लैटिट्यूड कहाँ पर है, इक्वेटर से पोल की तरफ। तो लैटिट्यूड में भी चेंज है और एल्टीट्यूड में भी चेंज है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर लो लैटिट्यूड में प्लेन से मैक्सिमम होती है। इट इज़ मैक्सिमम इन लो एल्टीट्यूड, मीन्स प्लेन्स, मैदानों में, ठीक है। जो लो एल्टीट्यूड होता है वहाँ पर इसकी जो है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जैसे लोअर से हायर लैटिट्यूड में जाते हैं एंड इक्वेटर एंड लो लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड में क्या आता है, इक्वेटर। अगर एल्टीट्यूड लो है तो प्लेन्स, इसका एग्जाम्पल यहाँ भी संख्या क्या होगी, और लो लैटिट्यूड में इक्वेटर में क्या होगी। और जैसे हम लोअर से हायर लैटिट्यूड जाते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लो लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर टू हाई लैटिट्यूड मीन्स पोल्स, द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। बायोडाइवर्सिटी जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी माने जैव जातियों की संख्या क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो जैसी जैव जातियों की संख्या यहाँ पर घट रही है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लैटिट्यूडनल पैटर्न, दिस इज द लैटिट्यूडनल पैटर्न। अब आपको पैटर्न दिखाना है बायोडाइवर्सिटी का, तो आपने यहाँ पर ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक, अब ये जो आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है तो इसमें आप क्या करेंगे, इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे और प्लेन से माउंटेन की ओर। तो यहाँ हो गया प्लेन, ये हो गया यहाँ पर माउंटेन, यहाँ पर क्या हो गया इक्वेटर, और यहाँ पर क्या हो गया पोल्स। तो एक ऐसा जा रहा है, एक एरिया ऐसा जा रहा है। अब जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये लैटिट्यूड है, और प्लेन से माउंटेन जा रही है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड माने होता है हाइट, तो प्लेन नीचाई पर होता है, माउंटेन ऊंचाई पर होता है, ये हाइट हो गया। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, ये हो गया लैटिट्यूड। ठीक, तो ये जो काउंटिंग है ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसी है। तो आप देखिए यहाँ पर कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये संख्या यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इतने में ज़्यादा है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम प्लेन से माउंटेन की तरफ बढ़ेंगे, लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ, तो अपने आप बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह से इक्वेटर के नज़दीक संख्या ज़्यादा है, और जैसे यहाँ पर इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी धीमे धीमे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ है, इसको हम और पास ले जा सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा। ठीक, ये लैटिट्यूडनल पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है यहाँ पर पैटर्न बायोडाइवर्सिटी में कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो जो लैटिट्यूडनल पैटर्न है तो आप देख रहे हैं कि इक्वेटर पर ज़्यादा है यहाँ पर,
इट इज़ हायर बायोडाइवर्सिटी, इक्वेटर और प्लेन दोनों में, ठीक है। और माउंटेन और पोल दोनों में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, लोअर बायोडाइवर्सिटी, ठीक। अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो टेम्परेट और अगर किस में देखें, ट्रॉपिकल एरियाज में देखें, इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज, अगर आप ट्रॉपिकल में और टेम्परेट एरियाज में अगर स्टडी करते हैं तो जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर, जैसे इक्वाडोर है, उसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी और कहाँ पर कम होगी, बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम, बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम इन, कहाँ पर मैक्सिमम है, ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा है और यहाँ पर टेम्परेट एरियाज में कम है, इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज सच एज एक्वाडोर एंड मिनिमम इन टेम्परेट एरियाज। टेम्परेट एरियाज में बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्यों कम है, कई पूछा जाता है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और टेम्परेट में कम है, तो टेम्परेट में कम होने का रीज़न यहाँ पर ये है फिर कि ट्रॉपिकल एरियाज यहाँ पर बहुत समय तक क्या रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हाई इसलिए है कि वो अनडिस्टर्ब रहे हैं बहुत समय तक, ठीक। और फिर क्या है, यहाँ पर मोर कांस्टेंट टेम्परेचर है। ट्रॉपिकल एरियाज हैज़ had undisturbed from thousands of years। हजारों साल से जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं कम एंड रिसीव मोर सनलाइट। एक तो सनलाइट ज़्यादा मिलती है ट्रॉपिकल एरियाज को, दूसरी बात है वो बहुत समय तक नेचर से अनडिस्टर्ब रहे हैं। मोर सनलाइट एंड फेवरेबल सीजन, फेवरेबल क्लाइमेट। क्लाइमेट भी क्या है यहाँ का, अच्छा है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट, इसलिए बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। सेम कंडीशन आती है यहाँ पर कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर फिशेस में, और ट्रॉपिकल एरियाज कंटेन्स, tropical areas contains a lot of fishes, amphibians and reptiles species। इन सब की जो स्पीशीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से इसका एक एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल एरिया का, किसका, जिसे लंग्स ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। किसे कहते हैं लंग्स ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको नाम पता होगा कि लंग्स ऑफ फॉरेस्ट किसको माना गया है। बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ पर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका हैव maximum biodiversity and called lungs of forest। आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर, ये साउथ अमेरिका का, उसको लंग्स ऑफ फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और बहुत सारे एनिमल और प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं। अब दूसरा जो पैटर्न है यहाँ पर, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप।
स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। दूसरा पैटर्न, आपको पता है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे उतनी स्पीशीज़ बढ़ेंगी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बलबर्ट कहते हैं यहाँ पर कि इनकी एक्सप्लोर्ड एरिया अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइंटिस्ट, क्या नाम है यहाँ पर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन BOLDT, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये कहते हैं कि जिस समय यहाँ पर आप स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाती है, ये एक्सप्लोर्ड एरिया है, दैट स्पीशीज रिचनेस increases with species explored area, कि जितना ज़्यादा आप जो है खोज करते जाएंगे यहाँ पर उतना ही ज़्यादा इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, इनके विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू ए लिमिट। ऐसा नहीं कि आप नई खोज करते जाएंगे नए एरिया में तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, नहीं, स्पीशीज रिचनेस एक लिमिट तक बढ़ेगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब इसी सेंटेंस को उसने ग्राफिकल रूप से समझाने के लिए एक फार्मूला दिया। इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, रिलेशन दिया है एक्सप्लोर्ड एरिया का, द रिलेशन बिटवीन एक्सप्लोर्ड एरिया एंड स्पीशीज रिचनेस इज। अब यहाँ पर क्या किया जाए, एक फॉर्मूले से समझाया हुआ है, एक्सप्लेन्ड बाई ए इक्वेशन S बराबर CAD, एक्सप्लेन्ड बाई इक्वेशन S बराबर CAZ। ठीक है, ये क्या है, S बराबर S क्या है, यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस है, C क्या है, Y इंटरसेप्ट है, A एरिया है, Z स्लोप है, S इज द स्पीशीज रिचनेस। ए क्या है, एरिया है, सी क्या है, इट इज़ द वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, और जेड क्या है, स्लोप ऑफ, किसका स्लोप है, ये जो ग्राफ बनता है यहाँ पर, तो स्लोप टू द लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप टू द लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब देखिए इन्होंने ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन बनाया है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस और एरिया की जो बनाया है, दिस इज द एरिया ए एंड दिस इज द स्पीशीज। देखिए ग्राफ में आ रहा है यहाँ तक, नहीं आ रहा है, ठीक है, दिस इज द स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना है वो ऐसा बना है, तो S बराबर CAZ। अब इसी को यहाँ पर एग्जैक्ट log S बराबर log C प्लस Z ऐसे दिखा दिया, log S बराबर log C प्लस Z log A। ये यहाँ पर स्पीशीज रिलेशनशिप के बारे में उसने बता दिया कि यहाँ पर इस तरह से वेरी करता है। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पर स्पीड डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में क्या क्या है। नाउ
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या लॉस हो रहा है। नाउ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का जो क्षति हो रही है वो कैसे हो रही है। तो आपने अभी इस टॉपिक में इससे पहले देख लिया कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बाद आपने देख लिया कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में कि यहाँ पर कौन कौन से लेवल पर होती है, जेनेटिक लेवल पे होती है, स्पीशीज लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे होती है। फिर कितनी तरह की स्पीशीज़ पूरे वर्ल्ड में हैं, इंडिया में कितनी स्पीशीज़ हैं, कितनी अनएक्सप्लोर्ड हैं, कितनी एक्सप्लोर्ड हैं। फिर इंडिया को कितने मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन में बांटा गया, वो हमने यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके बना दिया, इंडिया का मैप बना करके। उन सब के बारे में बता दिया कि मेन एनिमल स्पीशीज़ कौन कौन सी थी और मेन सी प्लांट स्पीशीज़ कौन सी थी। फिर यहाँ पर जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी बता दिया कि दो तरह का होता है, कि लैटिट्यूडनल पैटर्न होता है, कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप होता है। तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों बता दिया। एल्टीट्यूड क्या होता है, लो हाइट से अपर हाइट, मतलब जो ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो प्लेन्स में संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, जैसे माउंटेन्स पर जाते हैं लो से हाई एल्टीट्यूड में तो संख्या कम हो जाती है। इसी तरह से लैटिट्यूड यहाँ पर इक्वेटर से लेकर पोल्स तक जाता है, तो लो लैटिट्यूड माने इक्वेटर और हाई लैटिट्यूड माने क्या होगा यहाँ पर पोल। तो इक्वेटर में, लो लैटिट्यूड में माने इक्वेटर में संख्या ज़्यादा होती है बायोडाइवर्सिटी। इक्वाडोर एक कंट्री है, वो लैटिट्यूड में आता है, लो लैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा संख्या है बायोडाइवर्सिटी की या जातियों की। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, हाई लैटिट्यूड हो जाता है, तो काउंटिंग क्या होती है, कम हो जाती है। तो इन टॉपिक्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज देयर कंजर्वेशन, कैसे कंजर्वेशन था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।